नमस्ते छात्रों। पिछले लेक्चर में हमने मशीनी अनुवाद की आवश्यकता के रूप में कुछ बातें देखी है और वहां पे हमने महसूस किया कि किस प्रकार दिन ब दिन अनुवाद का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और समय की कमी के कारण, समय ज़्यादा खर्च होने के कारण अनुवाद में वहां पे मशीन की आवश्यकता आ पड़ी है और कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आज किस प्रकार से अनुवाद हो रहे हैं। तो ये मशीन की आवश्यकता या मशीनी अनुवाद की जो आवश्यकता है, इसको हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है। आज हम इस लेक्चर में जो है मशीनी अनुवाद कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह से बेहतर तरीके से काम कर रहा है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अर्थात ये मशीनी अनुवाद कौन कौन से क्षेत्र में कारगर सिद्ध हो रहा है और कहाँ पे उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मशीनी अनुवाद विशेषतः सूचना परक सामग्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। सूचना परक सामग्री मतलब जहाँ पे सिर्फ सूचनाएं दी जाती है। विशेषतः आप अगर कभी रेलवे स्टेशन पर चले गए होंगे तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर चले जाने के बाद जो यात्री जो आते हैं उनके लिए जो कंट्रोल रूम से जो सूचनाएं भेजी जाती है, कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो ये सूचनाएं जो है लगभग 2 या 3 भाषाओं में वहाँ पे प्रसारित की जाती है ताकि वहाँ पे मौजूद प्रवासी जो है जान सके कि कितने समय में वो गाड़ी आने वाली है, तो उस हिसाब से उसको तैयार रहना है। तो ये सूचना परक सामग्री के दृष्टि से ये अनुवाद, मशीनी अनुवाद जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। तो विद्वानों ने उसके संदर्भ में कुछ बातें कही है, थोड़ा सा वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, अनुवाद के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां यांत्रिक अनुवाद या मशीनी अनुवाद बहुत हद तक कारगर सिद्ध हो रहा है। सूचना परक तथा आदेशात्मक पाठ एक ऐसा ही क्षेत्र है। सूचना परक या आदेशात्मक मतलब जहां पे सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, सूचनाएं दी जाती है, वहां पे ऐसे क्षेत्र, वही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ये मशीनी अनुवाद जो है उपयोगी सिद्ध हो रहा है। सूचना परक तथा आदेशात्मक पाठ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीनी अनुवाद द्वारा काम चलाया जाता है। मशीनी अनुवाद वह कभी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता जहां गहरी अर्थवत्ता का मामला हो। अर्थात मशीनी अनुवाद वहां पे उपयोगी नहीं सिद्ध होगा जहां पे एक से ज्यादा अर्थ वहां पे निकलते हो उस भाषा के संदर्भ में या उस सामग्री में। मशीनी अनुवाद वहां पे कारगर सिद्ध नहीं होता। अर्थात विशेषतः साहित्यिक क्षेत्र में इसकी अगर बात की जाए तो साहित्य में जो लेखक लिखता है वह लेखक जो है अपनी बात को अनेक अर्थों के साथ लिखने की कोशिश करता है। अर्थात पाठक के दिमाग में प्रत्यक्ष रूप में वहां पे शब्द कुछ लिखे जाते हैं और उन शब्दों का अर्थ थोड़ा सा विशेष वहां पे लगाना होता है। उदाहरण के तौर पर वह गधा है, ये वाक्य अगर साहित्य में लिखा जाता है तो उसका अर्थ जो है वह कोई पशु है ऐसा नहीं किया जाता या लिया नहीं जाता, तो उसके बदले वह मूर्ख है। ये जो कुछ समझ है, ये समझ सिर्फ मानव का मस्तिष्क ही ला सकता है। मतलब मुझे बताना क्या है कि प्रतिभा के बल पर या जहां पे एक से ज्यादा अनेक अर्थ वाली भाषा वहां पे प्रयुक्त होती है, उस प्रकार की सामग्री में ये मशीनी अनुवाद जो है वहां पे काम नहीं करता। तो विद्वानों ने कुछ ऐसे बातें भी बताई है। देखिएगा वे क्या कहते हैं। देखिए, मशीनी अनुवाद की उपयुक्तता वहां पे सिद्ध होती है जहां विषय क्षेत्र बहुत सीमित हो। अर्थात विषय छोटा होता है, विषय सीमित होता है, कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्य में जो विषय लिखे गए हैं वहां पे ये मशीनी अनुवाद कारगर सिद्ध होता है। दूसरा उन्होंने बताया ऐसे क्षेत्रों में वो उपयुक्त होता है जहां पे निरूपणों की पुनरावृत्ति होती है। निरूपणों की पुनरावृत्ति मतलब क्या है, एक ही सूचना बार बार अगर देनी है तो वहां पर भी मशीनी अनुवाद वहां पे काम कर रहा है अच्छी तरह से। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र में उपयुक्त सिद्ध होता है जहां बहुअर्थपरक शब्दावली उपलब्ध नहीं होती। बहुअर्थपरक शब्दावली से तात्पर्य यह है कि जहां पे किसी भी शब्द का एक ही अर्थ लिया जाता है, किसी भी शब्द का कोई दूसरा अर्थ वहां पे ग्रहण नहीं किया जाता। अर्थात वाच्यार्थ या अर्थात अभिधार्थ शैली की भाषा जहां पे लिखी जाती है वहां पे मशीनी अनुवाद उपयोगी सिद्ध होता है। मशीनी अनुवाद ऐसे क्षेत्र में उपयुक्त सिद्ध होता है जहां पे शब्दावली सीमित हो। शब्दावली सीमित से तात्पर्य यह है कि देखिएगा कि हम जब साहित्य में कुछ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वाक्य बहुत बड़े बड़े 2-2, 3-3 पंक्तियों के वाक्य लिखे जाते हैं। ऐसे समय में वहां पे मशीनी अनुवाद काम नहीं करेगा। मशीनी अनुवाद वहां पे काम करेगा जहां पे वाक्य बहुत छोटे हो, शब्दों की संख्या जो है सीमित हो और ऐसे कम शब्दावली वाले सामग्री में वहां पे मशीनी अनुवाद कारगर भूमिका निभाता है। आश्चर्य की बात यह है
कि विश्व भर में 90% साहित्य सूचनात्मक होता है। 90% साहित्य सूचनात्मक होता है मतलब क्या है कि आज हमारे आसपास जितने भी क्षेत्र मौजूद है उन सभी क्षेत्रों में जो भी कुछ सामग्री जो भाषा के तौर पर लिखी गई है वो सभी सामग्री लगभग सूचना के क्षेत्र सूचना परक है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ एक मैनुअल बुक आता है। उस मैनुअल बुक में आपने देखा होगा कि जो लिखी हुई सामग्री होती है वो विशेषतः सूचना के तौर पर लिखी गई होती है। आपको वो मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, उसको चालू कैसे करना है, उसके फंक्शन क्या क्या है, वह उसकी मशीन कैसे काम करता है, ये सभी बातें जो है सूचना के तौर पर वहाँ पे सामग्री में लिखी गई होती है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लगभग 90% क्षेत्रों में सूचना परक साहित्य की सूचना परक सामग्री जो है वहाँ पे इस्तेमाल होती है और 10% साहित्य जो है रचनात्मक होता है। रचनात्मक साहित्य मतलब क्या है, हमारा जो साहित्यिक लेखन है, कहानी, कविताएं, उपन्यास, नाटक, आत्मकथाएं, ये सभी जो है रचनात्मक साहित्य उसको कहेंगे। और इसकी अगर तुलना की जाए तो हमारे आसपास मौजूद जो सामग्री है लगभग 90% सामग्री सूचना परक सामग्री है और 10% सामग्री जो है रचनात्मक सामग्री है। तो इस दृष्टि से हमारे लिए मशीनी अनुवाद की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मशीनी अनुवाद ज्यादातर सूचना परक सामग्री के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। रचनात्मक साहित्य में अनुवाद में यांत्रिक अनुवाद विशेष तो उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि रचनात्मक साहित्य में लेखक एक से अधिक अर्थ में उस रचना को लिखने की कोशिश करता है। इसलिए यांत्रिक अनुवाद या मशीनी अनुवाद जो है रचनात्मक साहित्य में उपयुक्त नहीं होता। कंप्यूटर द्वारा सूचना परक सामग्री का अनुवाद बहुत हद तक संभव है, अर्थात मशीन के माध्यम से कंप्यूटर के सहारे जो अनुवाद किया जा सकता है वो कुछ हद तक हम उसको सफल बना सकते हैं। इस प्रकार से अनुवाद में भी स्तरीयता लाने हेतु इसका संपादन किया जाना आवश्यक है। मतलब मशीन के माध्यम से सूचना परक साहित्य का या सामग्री का अनुवाद किया जा सकता है और ये अनुवाद जो है करते समय यहाँ पे उस अनुवाद में स्तरीयता या उस अनुवाद को सही बनाने के लिए उसका संपादन भी करना जरूरी है। अर्थात मशीनी अनुवाद को सही बनाने के लिए कुछ उपाय के तौर पर संपादन को वहां पे अपनाना पड़ता है। संपादन मतलब मशीन के द्वारा अनुवाद किया गया होता है और उस अनुवाद में जो भी कुछ त्रुटियां या कुछ गलतियां रह गई है या कुछ अर्थ की अलगता वहां पे आ गई है तो वहां पे संपादन के जरिए उसको दुरुस्त किया जा सकता है और उस दुरुस्ती के आधार पर मशीन के द्वारा किया हुआ अनुवाद जो है वहां पे सही बनाया जा सकता है। तो मशीनी अनुवाद के लिए ये संपादन कितना जरूरी है उसको लेकर भी थोड़ी सी बातें हमें देखना जरूरी है। तो मशीनी अनुवाद में संपादन, देखिए इस बात को लेकर सभी विद्वान सहमति जताते हैं कि मशीनी अनुवाद संपन्न हो चुकने पर इसका संपादन अत्यंत आवश्यक है। मतलब मशीन के द्वारा जब अनुवाद किया जाता है या संपन्न हो जाता है तो संपन्न होने के बाद, पूरा होने के बाद मनुष्य के द्वारा उसका संपादन करना आवश्यक है। संपादन करना आवश्यक मतलब उस अनुवाद को मूल सामग्री के साथ तुलना करके देखना जरूरी है। मूल सामग्री में कौन कौन सी बातें लिखी गई है और अनुदित सामग्री में मशीन ने क्या क्या अनुवाद किया है और वो कितना सही बन पाया है, कौन सा शब्द गलत आ गया है क्या, लगभग ये सभी त्रुटियां दूर करने का काम जो है संपादन में होता है। तो मनुष्य के द्वारा ये संपादन अनुवाद संपादन की स्थिति को जो है लगभग सभी विद्वान जो है सहमति जताते हैं या उसको स्वीकारते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि मानव और कंप्यूटर दोनों ने मिलकर किया हुआ अनुवाद उत्कृष्ट होता है। ऐसे कुछ विद्वानों का मानना यह है कि मशीन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से और मनुष्य के दोनों के मेल से कोई भी अगर अनुवाद बनता है तो वो सबसे उत्कृष्ट बन जाता है, क्योंकि मशीन अपने स्तर पर वहां पे शब्द के बदले शब्द रखता है और मनुष्य जो है वहां पे उन शब्दों के अर्थों को विशिष्टता वहां पे देने की कोशिश करता है और उसी संदर्भ में वो अर्थ वहां पे संप्रेषित करने की कोशिश करता है। तो इसलिए विद्वानों का ये मानना है कि मशीन और मनुष्य के मेल से अगर वो अनुवाद संपन्न होता है तो वो अनुवाद सबसे उत्कृष्ट बन जाता है। अब तक बात सिद्ध हो चुकी है सिट्रॉन सिस्टम से भी यदि अनुवाद किया जाए तो अधिक से अधिक 75% अनुवाद संभव है। सिट्रॉन सिस्टम नामक एक टेक्नोलॉजी है और उस सिट्रॉन सिस्टम के माध्यम से अगर अनुवाद किया जाता है तो आज तक ये साबित हुआ है कि लगभग 75% अनुवाद वहां पे संभव होता है। यदि उच्च स्तरीय अपेक्षित है
तो उसका संपादन अनिवार्य है। मतलब मूल में जो भी कुछ लिखा गया है उसमें लगभग 75% तक का अनुवाद सिट्रॉन सिस्टम के माध्यम से वहां पे हो रहा है, और उसी अनुवाद को अगर संपादन के जरिए अगर दुरुस्त किया जाए तो और अधिक वो सफल बन जाएगा, उत्कृष्ट बन जाएगा। अनुवाद परिणाम ट्रांसलेशन आउटपुट की उच्च गुणवत्ता के लिए संपादन आवश्यक है। मतलब मशीन के माध्यम से जो आउटपुट निकलता है, अनुवादित किया हुआ अनुदित पाठ जो निकलता है, उसकी गुणवत्ता स्थापित करने के लिए संपादन बहुत जरूरी है, और उस संपादन के माध्यम से उस अनुवाद को जो है सफल बनाया जा सकता है। मानव विभिन्न गवाक्षों में झांककर, गवाक्ष मतलब विंडोज, विभिन्न कोनों में जाकर विभिन्न एंगलों से प्रस्तुत सामग्री को जो है जांचता है और ग्रहण करता है, और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की पाठ में वो तुलना करके वहां पे सही क्या लाना जरूरी है, वहां पे कौन से अर्थ की जरूरत है, ये देखने का काम जो है मनुष्य का मस्तिष्क ही कर सकता है, मशीन नहीं कर सकता। इस प्रकार संपादन करते हुए अंतरण ठीक तरह से हुआ है या नहीं हुआ, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पश्चात संपादन में शब्द का क्रम भी बदला जा सकता है। पश्चात संपादन मतलब मशीन के द्वारा अनुवाद जो किया गया है, मशीन ने अपने तरीके से वहां पे पर्यायी शब्द वहां पे दिया होता है, और उसके बदले और उस शब्द का क्रम अगर वहां पे उचित है तो ठीक है, अगर क्रम वहां पे अगर बदलने की आवश्यकता है तो संपादन के माध्यम से उसको बदला जा सकता है। दो छोटे वाक्यों से एक ही बड़ा वाक्य बनाना, या फिर एक बड़े वाक्यों के दो या अधिक छोटे छोटे वाक्य बनाना आदि प्रकार से अनुवाद में गुणवत्ता बढ़ाने का काम जो है किया जा सकता है। मतलब एक छोटे वाक्य से दो बड़े बड़े वाक्य बनाना, या एक बड़े वाक्य से दो छोटे छोटे वाक्य बनाना, इस प्रकार का जो संपादन है या इस प्रकार का जो काम है मनुष्य का मस्तिष्क ही कर सकता है, और वो संपादन के माध्यम से वहां पे किया जा सकता है। कई बार कंप्यूटर में स्थित कुंजी या का प्रयोग बहु प्रयुक्त शब्दों के निवेश के लिए कर सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर में कुछ ऐसे कुंजियां होती है जिसको कीज कह सकते हैं, तो उनका प्रयोग जो है बहु प्रयुक्त शब्दों के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात उन सभी स्थितियों से हम देख सकते हैं कि वहां पर भी किसी शब्द के अर्थ को अगर हमें निश्चित करना है तो उन कुंजियों के माध्यम से किया जा सकता है। मशीनी कोशों का संपादन कर उन्हें सुधारा जा सकता है। मानवीय दिमाग और मशीनी कार्य क्षमता के बल पर अत्यंत उत्कृष्ट अनुवाद संभव है। अर्थात मनुष्य के द्वारा किया गया संपादन और मनुष्य के दिमाग के आधार पर और मशीन में किया गया अनुवाद जो है, इन दोनों के मेल से वहां पे अत्यंत उत्कृष्ट अनुवाद करना संभव है। अच्छे अनुवाद के लिए संपादन के पक्ष पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन संपादन का यह काम बड़ा ही जानलेवा माना जाता है। मतलब संपादन एक उपाय के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, लेकिन संपादन सहज रूप से किया जाने वाला काम नहीं है, वो बहुत ही कष्टप्रद काम होता है, क्योंकि मशीन के माध्यम से जो भी कुछ अनुवादित किए हुए जो शब्द होते हैं, अंतरित किए हुए जो शब्द होते हैं, वहां पे अनुवादक ने संपादन करते समय अगर उसको सही ढंग से वहां पे समझा या उसको सही ढंग से वहां पे प्रस्तुत किया, तभी जाकर ये संभव है। अन्यथा प्रस्तुत हुए शब्दों का अगर गलत अर्थ तरीके से या उसके गलत संदर्भ को अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो समझ लीजिएगा कि वहां पे भी बहुत सारी गलती की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए अनुवाद के संपादन में या अनुवाद जो किया जाता है मशीन के माध्यम से, उसको मनुष्य के द्वारा संपादित किया जाना जरूरी है। संपादित मतलब उसका प्रूफ रीडिंग, मूल से तुलना करना, या उसमें जो गलतियां हुई है उसको सुधारना, उसमें जो गलत शब्द आ गए हैं उसके बदले सही शब्द वहां पे इस्तेमाल करना, ये सभी बातें संपादन में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मशीनी अनुवाद कौन से क्षेत्र में जरूरी है, और जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में अगर मनुष्य का दिमाग भी उस अनुवाद में सहायता के रूप में अगर काम करता है तो समझ लीजिएगा कि मशीनी अनुवाद भी आज बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन मशीनी अनुवाद की अपनी एक सीमा है कि वो प्रतिभा संपन्न साहित्य को या बहुअर्थपरक साहित्य को या साहित्यिक जो सामग्री है उसके अनुवाद को मशीनी अनुवाद जो है हल नहीं कर सकता या उसको अंतिम रूप नहीं दे सकता। तो ये बात यहाँ तक हम देख चुके हैं। अगले लेक्चर में मैं मशीनी अनुवाद की कुछ समस्याएं हैं या कुछ सीमाएं हैं
उसको भी थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि हमें पता चले कि मशीनी अनुवाद आज जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में उपयोगी तो हो रहा है, लेकिन ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पे मशीनी अनुवाद मुमकिन नहीं है या संभव नहीं है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।